हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज सुनते हैं डॉक्टर सरोजनी कुलश्रेष्ठ जी की लिखी हुई बहुत ही प्यारी सी छोटी सी कहानी, वे किस देश गए। सुप्रिया ने रिक्शे वाले का किराया चुकाया, फिर अपना बैग संभाल कर कंधे पर डाला और अपने घर के सामने आ खड़ी हुई। दरवाजे पर ताला लटका हुआ था। उसे आश्चर्य हुआ कि उसके पति इस समय तो कहीं भी नहीं जाते थे। सुप्रिया के आने के समय वे निश्चित रूप से घर पर ही होते थे। कभी कभी उसके लिए आते ही चाय भी बना दिया करते थे। पर आज कहाँ चले गए? चंद्रा के घर पूछा, शायद वहीं बातें कर रहे हों। भगवान सिंह पड़ोसी के घर भी कभी कभी चले जाते थे, पर उन्होंने बताया कि आज तो उन्होंने उन्हें देखा भी नहीं है। अब तो सुप्रिया निढाल सी कुर्सी पर बैठ गई। सोचने लगी, आज तो बाजार से कोई सामान भी नहीं लाना था, तो सामान लेने तो गए नहीं होंगे। फिर कहाँ गए? शाम हो गई थी। इस समय तो वे संध्या करते थे। अगर कहीं जाना होता था तो संध्या लौटकर करते थे। हो सकता है बहन के पास फरीदाबाद चले गए हों। वहाँ फ़ोन करके पूछा तो पता चला कि वहाँ तो गए ही नहीं। 7 बजे बेटा लौटकर आया तो उससे पूछा कि कहीं जाने की कह रहे थे क्या। बेटे ने कहा, वे कहाँ जाएंगे, इधर उधर घूमने निकल गए होंगे। घूमने तो वे सुबह जाते थे, शाम को तो वे कभी घूमने भी नहीं गए। जहाँ जहाँ जाने का अनुमान था वहीं फ़ोन से पूछा। 2-1 जगह जाकर बेटा पूछताछ कर आया, फिर भी कुछ पता नहीं चला। इसी चक्कर में न खाना बना और न किसी ने खाया। सुप्रिया किसी तरह अपने को संयत करके रखे हुई थी। सोते समय उसकी आंखों से आंसुओं के झरने बहने लगे। आखिर उससे क्या भूल हो गई कि जिंदगी के इस पड़ाव पर वे कहीं चले गए। वह बिस्तर पर ही उठकर बैठ गई और उनकी फ़ोटो देखकर कहने लगी, हाय तुमने क्या किया? अब क्या होगा? सब लोग पूछेंगे तो क्या बताऊंगी? कोई भी कारण तो नहीं ध्यान में आता। सब लोग मेरा ही दोष बताएंगे। किसी तरह रात कटी। सुबह फिर खोज शुरू हुई। शायद कॉलेज में कोई खबर आई हो या कोई राहगीर ही उनका हुलिया देखकर बता दे कि वे पार्क में बैठे हैं या गिरे हुए पड़े हैं। पर नहीं, वह कुछ नहीं हुआ। फिर ध्यान आया कि आजकल अपहरण के केस बहुत हो रहे हैं। शायद कोई आकर बुला ले गया हो और अपहरण हो गया हो। पर ऐसा करने वाले 2-3 दिन के अंदर ही फिरौती की मांग भेजते हैं। जब फिरौती की मांग नहीं तो अपहरण भी नहीं। बेचारी सुप्रिया तन मन धन से प्रयत्न करके आखिर चुप होकर बैठ गई। हाँ, ताला वही रोज द्वार पर लगा कर जाती थी जो उनके जाने के दिन लगा हुआ था। शायद सुप्रिया के स्कूल जाने के बाद और आने से पहले आ जाएं तो घर में घुस तो जाएंगे। शायद कभी लौटें। जहाँ भी गए हैं वे लौटेंगे भी अवश्य, ऐसा सुप्रिया को विश्वास था। परंतु विश्वास मात्र से काम तो नहीं चलता। समय उनके लिए ठहर तो नहीं सकता, वह तो चलता ही जाता है। अब अनेक समस्याएं उसके सामने थी। उनके बिना काम चलाने की समस्या, उनके अभाव में जीने की समस्या। एक ओर अपने मन को समझाया और दूसरी ओर नई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलते रहने का प्रबंध करना। हर सवेरा उसे आशा की किरण बिखेरता प्रतीत होता था, परंतु हर शाम उसे निराशा में डुबा देती थी। यह अनिश्चय की स्थिति ही उसके लिए दमघोंटू थी। चलते चलते उसकी सांस जैसे अचानक रुक जाती थी। अब जीकर क्या करना है? लेकिन किसी दिन आ गए तो? वह तो यहाँ तक सोचती है कि अगर उनकी मृत्यु का समाचार आता तो रो धोकर निश्चिंत हो जाती। यद्यपि कोई पत्नी ऐसा कैसे सोच सकती है, पर वह सोचती है। कम से कम यह दमघोंटू अनिश्चितता तो तिल तिल करके उसे इस तरह न मारती। बेटा अलग रहता है। पिता की गुमशुदगी का समाचार सुनकर उसने बहुत जगह ढूंढने की कोशिश की। माँ के पास भी प्राय आकर बैठ जाता था, सांत्वना देता था। बहू भी सुबह शाम अपनी सास के पास आकर बैठ जाती थी। कोई काम होता तो कर भी देती थी। जो लोग सहानुभूति करने के लिए आते थे उन्हें चाय भी बनाकर पिला देती थी।
पड़ोस की स्त्रियां यह देखकर सुप्रिया से कहती थी, अब तो तुम्हारी बहू बहुत सेवा करने लगी है। तो सुप्रिया कहती, हाँ बहन, अब ये ही लोग तो हैं, और तो अपना कोई है नहीं। पति के बाद बेटा ही सब कुछ होता है। ऐसे समय में ये ही दोनों तो मेरा सहारा हैं। पर यहाँ भी सुप्रिया धोखा खा गई। एक दिन एक छोटा ट्रक लेकर बेटा आया और अपनी पसंद का सारा सामान घर से बिना पूछे उठा ले गया। पिताजी का चौड़ा पलंग बहुत दिनों से बच्ची के ही प्रयोग में आ रहा था। सहारनपुर की नक्काशी का सुंदर काम था उस पर। वह उन्हें अपने विवाह पर पलंग की रस्म में मिला था। कहने को तो सुप्रिया का भी उस पर उतना ही अधिकार था, परंतु वह बोली नहीं। अब तो डबल बेड चल पड़े हैं, वह तो उसके कमरे में है ही। नया सोफ़ा सेट भी उठाकर ट्रक में रखवा दिया गया। वार्डरोब और सेंटी भी पहुंच गई। जब उसने अपने पिता के पढ़ने लिखने की सुंदर अलमारी उठाई तो सुप्रिया ने टोका, इसे नहीं ले जाने दूंगी। आग्नेय नेत्रों से देखकर बेटे ने कहा, क्या करोगे इसका? अब पापा तो आएंगे नहीं इस पर बैठकर अंदर का बल्ब जलाकर पढ़ने के लिए। वैसे भी यह तुम्हारे किस काम का? तुम्हारे लिए मेज कुर्सी है तो सही, और हाँ, ड्रेसिंग टेबल भी तुम्हारे लिए छोड़ दी है। इतना सामान तुम्हारे लिए बेकार ही होगा। तुम्हारे मरने के बाद तो हमारा ही होगा ने। तब किसी और ने अधिकार जमा लिया तो? सुप्रिया अपनी कोख जाए बेटे की बात सुनकर स्तब्ध रह गई। वह भयभीत होकर बोली, यह तो तुमने बहुत अच्छी बात कही। काश उनके साथ मैं भी चली जाती। पहले ज़माने में माता पिता दोनों वानप्रस्थ आश्रम चले जाते थे। मैं भी चली जाती उनके साथ, तो सब कुछ तुम्हारा ही तो होता। अगर पापा लौट आए तो ऐसा ही करना मम्मी, तब भी और अब भी। तुम्हें इनमें से किसी भी सामान की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, इसलिए इसका मोह भी त्याग दो। तुम्हारे जीने के लिए इस घर में अब भी काफ़ी कुछ है। ऐसा कहकर वह सीढ़ियाँ उतर गया। रोते रोते सुप्रिया ने देखा कि ट्रक चल पड़ा है। वह हाय करके धरती पर गिर पड़ी। पता नहीं कब तक पड़ी रही। वह तो रेखा नाम की नौकरानी बर्तन चौका करने आ गई थी। उसी ने पानी के छींटे डाले। तभी उसको होश आया। रेखा को देखकर सुप्रिया पूछ बैठी, क्या ट्रक चला गया? कौन सा ट्रक अम्मा जी? नीचे सड़क पर तो कोई भी ट्रक नहीं है। मेरा बेटा भी नहीं है, बहू भी नहीं है, कोई भी नहीं है। सब चले गए, सामान भी ले गए। मैं मरती क्यों नहीं? ऐसे जीवन से तो मौत अच्छी। हाय मेरे पति देव, तुमने यह क्या किया? घर से क्यों गए? तुम भी अपना घर अलग बसा लेते, यह सामान अपने घर से ले जाकर रख लेते। तुम्हारा ही तो था यह सब। पर क्या मैं तुम्हारी नहीं थी?